चलें खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सोचा था कि आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा आप लोगों का कि मतलब कौन किस डिपार्टमेंट से है, किस सेमेस्टर में है, और उसका पिछला जो बैकग्राउंड है वो क्या है, और जो कोर्स आउटलाइन है वो भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अब आप दो ही हैं सिर्फ, और इसमें भी आप जो हैं क्या नाम है, मायरा इरशाद, आई थिंक आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग से हैं, और अब्दुल्ला आप आईटी से हैं, बीएस आईटी से। बाकी सब मिसिंग है। चलें खैर, एनीवेज देखें जी, कोर्स आउटलाइन कोई सी भी हो, हमने जो बुक इस्तेमाल करनी है, टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक, वो सेम ही होगी। जिसमें जो हमारी टेक्स्ट बुक है दैट इज़ हेलिडे एंड रेसनिक। ठीक है, इसका जो 10th एडिशन है आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हम यूज़ करेंगे। और आई होप कि आप लोगों ने जब अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो आप लोगों ने सेम जो है ना बुक इस्तेमाल करी होगी। जो रेफरेंस बुक हम इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी यूनिवर्सिटी फिजिक्स विद मॉडर्न फिजिक्स, और इसका जो है 14th एडिशन जो है हम यूज़ करेंगे। ठीक है, बाय सीयर्सन, जिमिंस्की एंड यंग एंड फ्रीडमैन। ठीक है, तो ये दो बुक्स जो हैं हम फॉलो करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। ओके, अच्छा जी, दिस इज एम एस टीम्स लिंक। एनीवेज, नाउ कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपकी जो कोर्स आउटलाइन है, ठीक है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने आपके जो हेड हैं उनसे लिया है। सही, क्लस्टर क्लस्टर हेड नहीं, इनफैक्ट जो आपके स्टूडेंट एडवाइज़र हैं आसिफ साहब जो हैं। तो ये आपकी आउटलाइन है। ठीक है, और जो बी एस आई टी है उसकी आउटलाइन मेरे पास नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कोर्स है इसका कोर्स कोड तो सेम है, यानी कि जो कोर्स कोड आपका है वही यानी कि सारे डिपार्टमेंट्स का है, लेकिन आउटलाइंस में थोड़ा डिफरेंस है। तो जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो आउटलाइन है उसमें जो मेजर पोर्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, बाकी वेव्स एंड लाइट और हीट का कुछ पोर्शन इसमें शामिल है। ठीक है, अ, जबकि जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें हीट के अलावा जो बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक और मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है, ये शामिल है, और वेव्स एंड लाइट शामिल है, बट इसमें हीट वाला जो सेक्शन है वो मिसिंग है। ठीक, पोर्शन कॉमन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म है। ठीक है, दिस इज द कॉमन सेक्शन। देन वेव्स एंड ऑसिलेशन। ठीक है, अब ये जो वेव एंड ऑसिलेशन है इसमें लाइट वाला पोर्शन शामिल नहीं है, हालांकि इसमें लाइट का भी होना चाहिए और वो होगा, क्योंकि लाइट इज आल्सो अ काइंड ऑफ वेव। ठीक है जी, देन फिर इसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स इसमें शामिल है। जबकि बाकी जो तीनों डिपार्टमेंट्स हैं उनकी आउटलाइन में ना ही मॉडर्न फिजिक्स शामिल है और ना ही सेमीकंडक्टर फिजिक्स शामिल है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो कॉमन जो आप लोगों की आउटलाइन के टॉपिक्स हैं वो हम पहले कवर कर लें। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे, यानी कि जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मौजूद हैं या जो कंप्यूटर साइंस में मौजूद हैं, तो इम्पोर्टेंस के लिहाज से फिर वो हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जितना भी पॉसिबल हुआ। ऑल्दो कि ये जो आउटलाइन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट की देख रहे हैं काफ़ी बड़ी है, जो कि एक सेमेस्टर में कवर करना हार्डली पॉसिबल है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे या जो सेक्शंस होंगे वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, बाकी चीज़ें फिर अगर टाइम नहीं हुआ तो फिर हम छोड़ देंगे। इसमें देखें, जो मॉडर्न फिजिक्स में ये न्यूक्लियर फिजन है, कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस वगैरह हैं। ठीक है, तो मे भी शायद हम ये ना करें। मसला ये है कि उनका जो सी एल ओ पी एल ओ है ना, डबल ई डिपार्टमेंट का, उसमें ये टॉपिक शामिल होंगे, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स में।
जबकि जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ये टॉपिक शामिल नहीं है, ना ही सीएलओ पीएलओ में इन्वॉल्व है। तो खैर मेरी कोशिश होगी कि जितनी कवरेज मैक्सिमम पॉसिबल हो, ताकि सारे सीएलओ पीएलओ जो हैं हर डिपार्टमेंट के वो कवर हो जाएं। ऑल्दो के सीएस डिपार्टमेंट में और जो बीएसआईटी डिपार्टमेंट है वहाँ पे अभी सीएलओ पीएलओस जो हैं, यानी कि कोर्स लर्निंग आउटकम्स और प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स अभी उनकी स्टडीज़ का पार्ट नहीं होता है। लेकिन अनकरीब जो सुना है मैंने वो ये कि वहाँ पे भी सीएलओ पीएलओ इंट्रोड्यूस होने वाला है, यानी कि वो भी सिस्टम पे ही वो स्टडीज़ करेंगे। ठीक है जी, किसी को कुछ पूछना है अभी तक तो मुझसे पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन अगर जहन में हो तो आप पूछ लें। नहीं सर, अभी तक कर है ओके, आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? सर। ओके। अच्छा जी, ये स्टूडेंट्स की लिस्ट है हमारे पास। तो इसमें जो 5 स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हैं, जो कि जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि इनका सेक्शंस जो हैं, जो बैचेस हैं वो डिफरेंट हैं। देन 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो डब्ल्यू डिपार्टमेंट के हैं, 2 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के हैं अब तक, और आईटी बीएसआईटी के जो हैं वो 4 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, कंबाइन होके जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाए, ताकि आप लोगों से कम्युनिकेट करना आसान हो जाए। तो वो अब तभी पॉसिबल है कि जब सारे अवेलेबल होंगे, या फिर मैं काम करूँगा कि मैं ईमेल में अपना फ़ोन नंबर या सेल नंबर दे दूँगा, तो आप लोग मुझे जो है रिप्लाई बैक कर देंगे अपना सेल नंबर। तो फिर मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा, या फिर मैं ग्रुप बना के उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ तो लिंक सेंड कर दीजिएगा। तो हाँ जी। जी। किस पास ना ईमेल्स जो है वो रिसीव नहीं होती, ये भी हो। देखिए, मेरे पास ईमेल आईडी जो आप लोगों की है वो 2 हैं। एक तो आप लोगों की पर्सनल ईमेल आईडी है, और एक जो यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को प्रोवाइड करी है विद एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो मैं दोनों पे ही ईमेल कर दूंगा। ठीक है, इज़ इट ओके? जी, हेलो। यस सर, ओके है। ओके। अच्छा जी, so our first topic is the introduction of applied physics, and it starts from the fundamental of physics, types and errors, and error calculation, coordinate systems, and then a review of vectors, vector differentiation and integrations। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं हमारा आज का एजेंडा है कि हम इनको कोशिश करेंगे कि कवर करें। एटलीस्ट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है यहाँ तक तो हम इसको कवर कर ही लें आज। ठीक है, या ये समझ लें कि ये जो पूरा वीक है हमारा, ठीक है, इसमें जो पहला वीक होता है उसका ये हमारा एजेंडा है कि हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज फिजिक्स, और वी नीड टू एक्सप्लेन कि फिजिक्स होती क्या है। ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग आर बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स एंड कंपैरिजंस। ठीक है, आप सब जानते हैं कि जो साइंस या इंजीनियरिंग जो होती है, इसमें हमारा जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है कि हम वैल्यूज़ को या क्वांटिटीज़ को हम मेजर करें और उसको आपस में कंपेयर करें। ठीक है, ताकि हम कुछ रिजल्ट्स फाइंड कर सकें। Thus, we need rules about how things are measured and compared। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कुछ चीज़ों को मेजर करना है या उनको कंपेयर करना है, देन वी मस्ट नीड सम रूल्स, ताकि उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम मेजरमेंट्स परफॉर्म कर सकें, या फिर जो कंपैरिजन हमने करनी है वो हम कंपैरिजंस कर सकें। एंड फॉर दिस पर्पस व्हाट वी नीड एक्सपेरिमेंट्स टू एस्टेब्लिश। ठीक है, इस काम के लिए यानी कि मेजरमेंट्स करने के लिए और कंपैरिजंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, हमें एक्सपेरिमेंट्स इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। ठीक है, किस काम के लिए? ताकि जो यूनिट्स हैं, यानी कि जिन इकाइयों में या जिन यूनिट्स में आप चीज़ों को मेजर करें वो आप डेवलप कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आप मेजर करोगे तो उसके लिए हमारी जो बेसिक नीड होगी वो क्या होगी, यूनिट्स हमें रिक्वायर होंगे, क्योंकि हम किसी भी क्वांटिटी को किस यूनिट में मेजर करें उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स डिवाइस करने होंगे, इस्टेब्लिश करने होंगे। सही है जी।
वन पर्पज ऑफ फिजिक्स और इंजीनियरिंग इज टू डिज़ाइन एंड कंडक्ट दोज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और ये जो यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए और मेजरमेंट्स परफॉर्म करने के लिए, कंपैरिजंस करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करने होंगे, ठीक है। तो फिज़िक्स का एक पर्पज़ ये भी है कि आप एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करें। फॉर एग्जांपल, physicists strive to develop clocks of extreme accuracy so that any time or any interval can be precisely determined and compared, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो फिजिसिस्ट होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो क्लॉक्स डेवलप करें जिनकी एक्यूरेसी जो है वो जिस हद तक मुमकिन हो वो ज़्यादा एक्यूरेट हो, यानी कि ऐसी क्लॉक्स जो कि सबसे जितनी ज़्यादा एक्यूरेट हो सकें उतना ही अच्छा है। तो ये कंटिन्यूसली आज से नहीं है, कब से है। जो फिजिसिस्ट हैं वो इस क्या कहते हैं जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि क्लॉक्स जो हैं उनकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। उसका पर्पस क्या है कि कोई भी टाइम है उस टाइम को वो प्रिसाइसली एक्यूरेटली मेजर कर सकें, या जो इंटरवल होता है टाइम इंटरवल उसको वो सही तरह से कैलकुलेट कर सकें या फिर मेजर कर सकें विद प्रिसिशन, ठीक है। या फिर जो ड्यूरेशन है या जो टाइम इंटरवल है उसको ठीक तरह से वो कंपेयर कर सकें, ठीक है जी। तो ये जो है आई मीन जो मतलब एक एग्जाम्पल थी कि जो फिजिसिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, एक अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लॉक्स हैं वो एक्सट्रीम एक्यूरेसी वाली डेवलप कर सकें। यू मे वंडर वेदर सच एक्यूरेसी इज एक्चुअली नीडेड और वर्थ द एफर्ट। अब सवाल ये है कि क्या इतनी ज़्यादा एक्यूरेट क्लॉक रिक्वायर है कि इसके ऊपर इतनी एफर्ट की जाए, ठीक है, इतना पैसा खर्च किया जाए इसको डेवलप करने के लिए। तो इसकी जो अहमियत है उसकी एक एग्जाम्पल क्या है कि विदाउट क्लॉक्स ऑफ एक्सट्रीम एक्यूरेसी द जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम दैट इज नाउ वाइटल टू वर्ल्ड वाइड नेविगेशन वुड बी यूजलेस, ठीक है। अब हमारे पास हर एक के फ़ोन में जीपीएस मौजूद होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के कौन सा शख्स अभी किस पोजीशन पर मौजूद है, ठीक है, किस कोऑर्डिनेट पर मौजूद है। और अगर ये अंदाज़ा लगाना हो कि अगर वो अभी इस पोजीशन पे मौजूद है, ठीक है, तो कुछ देर के बाद वो किस पोजीशन पर होगा, सही है। तो ये जो लोकेट करने के लिए हम जो जीपीएस को इस्तेमाल करते हैं इसमें टाइम का एक्यूरेट होना बहुत अहम होता है। अभी इस पोजीशन पर है, 10 सेकंड के बाद किस पोजीशन पर कोई शख्स होगा या हो सकता है, अगर आपको इसका अंदाज़ा लगाना हो तो डेफिनेटली अगर आपने टाइम एक्यूरेटली कैलकुलेट किया होगा, अगर आपको ड्यूरेशन ठीक से पता होगा तो ही आप क्या कर सकते हो, आप जीपीएस को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो वर्ल्ड नेविगेशन सिस्टम है उसमें जीपीएस में अगर क्लॉक की एक्यूरेसी नहीं होगी, ठीक है, तो ये सिस्टम बेकार हो सकता है। एक तो ये भी है, दूसरा क्या है कि आपको पता है कि जो जीपीएस सिस्टम है वो सैटेलाइट के थ्रू चल रहा होता है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट्स होती हैं और एक वक्त में मल्टीपल सैटेलाइट्स होती हैं, वो एक शख्स की पोजीशन या एक डिवाइस की पोजीशन लोकेट कर रही होती हैं। तो इनका आपस में सिंक्रोनाइज होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक ही वक्त में हर सैटेलाइट सिग्नल ट्रांसमिट करे, सिग्नल रिसीव करे और फिर इंफॉर्मेशन देखे कि फला डिवाइस अभी किस पोजीशन पर मौजूद है, ठीक है। तो अगर ये आगे पीछे होंगी तो डेफिनेटली कोई जो सैटेलाइट है वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगी, दूसरी सैटेलाइट कुछ और इन्फॉर्मेशन देगी कि अभी इसकी पोजीशन ये है, अगर ये आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होंगे विद टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीपीएस में टाइम का सेम होना या टाइम का एक्यूरेट होना ये बहुत ज़रूरी है। जीपीएस रिक्वायर्स प्रिसाइज क्लॉक्स टू प्रोवाइड एस्टाउंडिंग पोजिशनल एक्यूरेसी, ठीक है जी। एटॉमिक क्लॉक्स इन जीपीएस सैटेलाइट्स कीप टाइम टू विद इन 3 nanoseconds, 3 billions of a second. पोजीशन एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द रिसीवर। जो जीपीएस सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं उसमें जो टाइम की एक्यूरेसी होती है वो अराउंड 3 नैनो सेकंड तक एक्यूरेट होते हैं वो, यानी कि अगर इतना छोटा ड्यूरेशन होगा 3 नैनो सेकंड का तो वो उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या उसके ऊपर वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज मेजरिंग थिंग्स।
We discover physics by learning how to measure the quantities involved in physics. Among these quantities are length, time, mass, temperature, pressure, and electric current. Okay. अच्छा जी, जब भी आप कुछ मेजर करते हो तो डेफिनेटली जो फिजिक्स में जब भी कोई मेजरमेंट या किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे होते हो तो उसमें जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? लेंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है, मास हो सकता है। ठीक है, इस टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, दीज आर ऑल क्वांटिटीज़। ये कुछ क्वांटिटीज़ के यहाँ पे नाम मेंशन है। तो इनके अलावा भी फर्दर दूसरी जो क्वांटिटीज़ हैं वो पॉसिबल है जिनको हम फिजिक्स में मेजर करते हैं। ठीक है। We measure each physical quantity in its own units by comparison with standard। और जब भी हम मेजर करते हैं तो बेसिकली हम किसी ना किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट रख के हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी शॉप पे कुछ परचेज करने के लिए जाते हो और आप कहते हो कि मुझे 1 किलोग्राम कोई चीज़ दे दो, तो वो क्या करता है, वो पहले अपना एक रेफरेंस 1 किलोग्राम का वेट जो बैलेंस होता है उसके एक साइड पे रखता है, और फिर दूसरे एंड पर वो क्या करता है, वो क्वांटिटी जो कि या जो वो चीज़ जो कि आपको चाहिए होती है 1 किलोग्राम, वो फिर उसमें फिल करने लगता है। और जब वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड करता है। इसका मतलब उसके पास एक स्टैंडर्ड मौजूद है 1 किलोग्राम को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो विदाउट कंपैरिजन यू कैन नॉट मेजर एनीथिंग। तो हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए, ठीक है, जिससे कंपेयर करके हम क्या कर सकें, चीज़ों को मेजर कर सकें। The unit is a unique name we assign to measures of the quantity, for example, meter for the quantity length। ठीक है, जो यूनिट होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये एक यूनिक नेम है जो कि हम असाइन करते हैं मेजर्स को, क्वांटिटी के मेजर्स को। जैसा कि जो मीटर होता है इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, फॉर द क्वांटिटी लेंथ। ठीक है, जो लेंथ की क्वांटिटी होती है वो मीटर होती है। द स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्ड्स टू एग्जैक्टली 1 यूनिट ऑफ क्वांटिटी। और जो स्टैंडर्ड होता है वो बेसिकली 1 यूनिट ऑफ द क्वांटिटी होता है, यानी कि 1 मीटर हो जाएगा फॉर लेंथ। For example, the standard for length, which corresponds to exactly 1 meter, is the distance traveled by light in a vacuum during a certain fraction of a second। अब ये जो 1 मीटर है ये कैसे डिसाइड होगा कि जो 1 मीटर डिस्टेंस है वो कितना बड़ा होना चाहिए? तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड डेवलप किया गया वो क्या है कि एक सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वैक्यूम में, ठीक है, वो डिस्टेंस जो कि लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वो 1 मीटर कहलाता है। ठीक है, अब वो कितना, यानी कि जो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है सेकंड में, वो अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, we can define a unit and its standard in any way we care to। ठीक है, हम किसी भी तरीके से यूनिट को या उसके स्टैंडर्ड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसा हम चाहें, लेकिन शर्त क्या है, जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि जो दुनिया में तमाम साइंटिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे मस्ट एग्री विद आवर डेफिनेशन। ठीक है, वो उसे एग्री भी करें जिस क्या कहते हैं स्टैंडर्ड में हम उसको मेजर करना चाह रहे हैं। तो जो यूनिटी ऑफ मेजरमेंट है या यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेजरमेंट है या स्टैंडर्ड है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होना चाहिए। यानी कि जिस यूनिट को बेस बनाते हुए आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसी यूनिट को बेस बनाते हुए हम करें या कोई दूसरा बंदा करे, ठीक है, तो ही वो एक्सेप्टेबल होगी मेजरमेंट। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आराम से मुझसे बीच में पूछ सकते हैं रोक के। ठीक है, तो इसमें हिचकिचाने की या मतलब चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन अराइज हो तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। सर जो पिछले टॉपिक में आपने बताया कि जीपीएस यूज होता है, तो सर ये हमारी कार में और हमारे वॉचेस में भी यूज होता है ना? मतलब वो नजर नहीं आ रहा होता है लेकिन यूज हो रहा होता है। जी, डेफिनेटली ये जो आपका मोबाइल है ये किससे कम्युनिकेट कर रहा है? टावर से कम्युनिकेट कर रहा है, मोबाइल टावर से। ठीक है, और मोबाइल टावर में जो कम्युनिकेशन हो रही है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव्स, वो थ्रू सैटेलाइट्स हो रही हैं। ठीक है ना, एक टावर से दूसरे टावर, दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे से सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट जो कम्युनिकेट कर रहे हैं आप थ्रू, ठीक है ना, कि आप अभी किस पोजीशन पे हो,
सही है। जिस तरह से आप जब ऊबर इस्तेमाल करते हैं लेट सपोज, तो आपके मोबाइल में क्या होता है, जीपीएस मौजूद है। आप पहले अपनी लोकेशन जो है वो फाइंड करते हो थ्रू जीपीएस, उसको एक्टिव करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी पोजीशन बताता है। अच्छा, अभी जो पोजीशन होती है 100% एक्यूरेट नहीं होती, इसमें कुछ मीटर्स का डिफरेंस हो सकता है, 1 मीटर 2 मीटर आप आगे पीछे हो सकते हो, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो बेसिकली किस वजह से है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस। जो डिफरेंस सैटेलाइट है वो 100% एक्यूरेसी के साथ आपकी पोजीशन को लोकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी पोजीशन को लोकेट करने के लिए एक सिंगल सैटेलाइट इस्तेमाल नहीं होता, मल्टीपल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कार में भी होता है, कार में भी आप जीपीएस इस्तेमाल करते हैं। बाहर जब भी क्या कहते हैं, जो उबर वगैरह होती हैं लाइक इन यूएसए और दूसरी कंट्रीज़ में, तो वो जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे उनके पास मैप होता है, उस मैप के थ्रू वो गाइड मतलब बोल रहे होते हैं कि अभी उनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, डेस्टिनेशन कहाँ है, जस्ट लाइक ऊबर जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। आप स्टार्टिंग पॉइंट दें, एंड दें, आप मैप को फॉलो करते हुए आपको रूट बता देगा, ठीक है। लेकिन किस पोजीशन पे आप किस टाइम पे हैं, ठीक है ना, तो इसमें टाइम और पोजीशन ये पता होना चाहिए। अच्छा, फिर उसमें वो अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन भी बताता है कि कितने ड्यूरेशन में आप अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो वो उसमें आपकी स्पीड कैलकुलेट करता है, ठीक है। आपका करंट पोजीशन देखता है, फिर आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन पोजीशन होता है वो कैलकुलेट करता है, मीन्स डिस्टेंस कितना रह गया है, ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस, उस हिसाब से फिर वो आपको टाइम बता देता है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस इसका आपस में रिलेशन होता है, yes, ठीक है ना। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इंटर में, जो 3 इक्वेशंस थी मोशन की, उसमें वेलोसिटी और टाइम और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसका आपस में रिलेशन था, इक्वेशंस थी, ठीक है। तो वहाँ से वो कैलकुलेशन हो जाती है। अब इसमें अगर आपके पास टाइम जो है, अगर ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो पोजीशन होगी वो भी फिर गलत आएगी, ठीक है ना। तो टाइम का अहम होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक्यूरेट या एक्यूरेसी चाहते हैं किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए, कि वो फला टाइम पे किस पोजीशन पर मौजूद होगी, ठीक है। तो ये बहुत अहम होता है। इसके अलावा अगर डिफरेंट सैटेलाइट्स डिफरेंट लोकेशन बता रहे हैं, यानी कि 2 3 डिफरेंट पोजीशन बता रहे हैं, थोड़े थोड़े फासले पर हैं, तो फिर आपको एक एवरेज होके जो है ना वो लोकेशन मिलती है, जो कि डेफिनेटली एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन फिर भी वो करीब करीब होती है। अगर ये सारे सैटेलाइट एग्जैक्टली बिल्कुल 100% सेम टाइम पे आपकी लोकेशन फाइंड करें, ठीक है, तो उसका जो एवरेज होगा वो एग्जैक्ट लोकेशन होगी। तो इसीलिए जो टाइम होता है वो बहुत अहम होता है, टाइम की मेजरमेंट, ड्यूरेशन की मेजरमेंट। क्लियर है? ओके। तो जो नेक्स्ट है मीटर, ठीक है, इसकी यूनिट, ये यूनिट है किसकी, लेंथ की, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है हमने पिछली स्लाइड में देख ही ली थी, द मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम इन एग्जैक्टली 1/299799245 ठीक है। यानी कि 1 सेकंड का ये वाला जो हिस्सा है 1 डिवाइड बाय, जी सर। सर ठीक हम है। इसको राउंड ऑफ भी तो कर सकते हैं। जी जी, इसको आप राउंड ऑफ कर दें, आप यहाँ पे ये पॉइंट को जो है 2.997 कर लें आप, ठीक है। पे मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन 10 रेज टू द पावर 8 हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और राउंड ऑफ से मुराद क्या है, इसको आप आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं फिगर को, तो फिर ये फिर 300 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन खैर हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की, तो अगर हम जो लेंथ है उसको अगर हम एक्यूरेट रखना चाहते हैं तो वी मस्ट यूज दिस फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी कि 1/299792458 ठीक है। ये कौन कह रहा है क्लास ज्वाइन नहीं हो रही? एक सेकेंड, 4 5 ये ज्वाइन कर तो लिया है इन्होंने? जी, ये 4 5 किसका एनरोलमेंट नंबर है? I'll have to check.
जी मोहम्मद अब्दुल मुकीत। जी मुकीत साहब आप हैं? मुकीत साहब, कैन यू लिसन मी? कैन यू हेयर मी? नो सर, शायद उनसे लीव हो गई क्लास। लेकिन यहाँ तो शो हो रहे हैं कि ये मौजूद हैं। चलिए खैर, अब क्या कर सकते हैं। आ, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। ओके, देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज फॉर टाइम। टाइम की यूनिट आपको पता है सेकंड होती है, ठीक है। तो 1 second बेसिकली इज द टाइम elapses during these number of cycles of radiation produced by the transition between two levels of cesium-133 atom, ठीक है। 1 सेकंड का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, तो इसकी जो यूनिट है वो इस हिसाब से बनाई गई कि जो cesium-133 एलिमेंट होता है, 133 एलिमेंट, इसका जो एटम होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये रेडिएशन एमिट करता है। और जो नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ रेडिएशंस होती हैं वो कितनी होती हैं, ये 9192631770 नंबर ऑफ रेडिएशंस ये एमिट करता है, ठीक है। इतनी साइकिल्स जब ये परफॉर्म कर लेगा रेडिएशन की, तो जिस ड्यूरेशन में इतनी रेडिएशन के साइकिल्स मिलेंगे वो ड्यूरेशन क्या कहलाता है, 1 सेकंड कहलाता है, ठीक है। और ये जो क्या कहते हैं, ट्रांजिशन होता है बिटवीन टू फिक्स्ड लेवल्स होता है, यानी कि दो ही लेवल के दरमियान ट्रांजिशन होगा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से लोअर से हायर एनर्जी बैंड में जाए, फिर लोअर, फिर हायर से फिर वापस लोअर में आए, तो रेडिएशन एमिट होती है, ठीक है। तो ये 1 सेकंड में दीज नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ रेडिएशन ये परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो ये काउंट किया जाता है जितनी देर में ये साइकिल्स कंप्लीट होती हैं, वो ड्यूरेशन क्या कहलाता है, 1 सेकंड कहलाता है। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड जो क्या कहते हैं मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, वो कौन सा इस्तेमाल किया गया है, cesium-133 एटम, ठीक है। जो थर्ड हमारे पास बेस यूनिट है वो क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है ना। ये क्वांटिटी क्या है, किलोग्राम, और ये किसका है, ये मास का है। अच्छा जी, जो करंट डेफिनेशन है किलोग्राम की, वो क्या है, इट इज़ डिफाइंड बाय द वेट ऑफ अ प्लैटिनम बेस्ड इंगॉट, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये एक प्लैटिनम का इंगॉट है जो कि पेरिस के एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो जो भी इसका मास है, जो भी इसमें अमाउंट ऑफ मेटल मौजूद है, वो बेसिकली 1 किलोग्राम के बराबर है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, in 1971, the 14th General Conference on Weights and Measures picked 7 quantities as base quantities, ठीक है। जो 1971 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 7 क्वांटिटीज़ को जो है वो बेस क्वांटिटीज़ एक्सेप्ट किया गया था, thereby forming the basis of the International System of Units, abbreviated SI, from its French name and popularly known as the metric system, ठीक है। और फिर इसको metric system का नाम दिया गया था। जो फॉलोइंग टेबल आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, जिसमें लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको आप मोल में मेजर करते हो, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं। सो दीज आर द 7 बेस एलिमेंट या फिर बेस क्वांटिटीज, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके अलावा कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स भी होती हैं हमारे पास, या फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ भी होती हैं जो कि इन बेस यूनिट से मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो वो अकेली नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे एरिया हो गया, तो एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी हो सकता है। तो इसमें 2 यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि पहला लेंथ और दूसरा लेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिराइव्ड यूनिट, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हमारे हमने 2 यूनिट्स इस्तेमाल किए, यानी कि एटलीस्ट इसमें एक से ज़्यादा यूनिट्स मौजूद होंगी। तो ये क्या कहलाएंगी, ड्राइव क्वांटिटी और फिर ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। देन वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, दीज आर ऑल बेसिकली डिराइव्ड यूनिट्स, ओके।
अच्छा जी, many SI drive units are defined in terms of these base units. For example, the SI unit for power called the watt is defined in terms of the base units for mass, length and time. ठीक है, जो SI यूनिट्स हैं काफ़ी सारी, उसमें से एक एग्जांपल किसकी यहाँ पे गिवन है, वाट की गिवन है। तो एक वाट बेसिकली क्या होती है, पावर की यूनिट है। ठीक है, तो पावर की यूनिट वाट होती है, तो एक वाट किसके बराबर होता है, इसको हम W से सिंबलाइज करते हैं, बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब के। ठीक है, और किस तरह आता है ये, 1 वाट बराबर होता है जूल्स पर सेकंड के, 1 जूल पर सेकंड के, और जूल बराबर होता है न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर के। ठीक है, कितनी फोर्स लगी 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करवाने के लिए। आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस। और फिर नीचे सेकंड मौजूद है। फिर ये जो न्यूटन है ये किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो जब हम इसको पुट करेंगे न्यूटन की पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो यूनिट क्या बन जाएगी हमारे पास फाइनल, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो जो 1 वाट है बेसिकली, इसमें हमारे पास 3 बेस यूनिट शामिल हैं, किलोग्राम शामिल है, मीटर शामिल है और सेकंड शामिल है। देन मीटर के भी 2 मौजूद हैं। ठीक है, और सेकंड हमारे पास 3 मौजूद हैं। ओके जी। To express the very large and very small quantities, we often run into इन फिज़िक्स वी यूज़ साइंटिफिक नोटेशन। अगर हमारे पास क्वांटिटीज़ की मकदार या जो उसकी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है या फिर बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं फिज़िक्स में, और उसको हम पावर ऑफ 10 में मेजर करते हैं या फिर डिनोट करते हैं। ठीक है, जो नोटेशंस होती हैं फिर वो पावर ऑफ 10 में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 356 और फिर ये आके 30 नंबर ऑफ ज़ीरोस मौजूद हैं। तो ये काफ़ी बड़ी फिगर है, अगर इसको हम लिखेंगे तो इसमें मिस्टेक हो सकती है। तो इसका आसान तरीका क्या है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखें। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपने लिख लिए 3.56, और फिर इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर 10⁻⁹ मीटर आ गया। ठीक है, सो बोथ आर बेसिकली इक्वल, बट वन इज साइंटिफिक नोटेशन, द अदर वन इज नॉर्मल इंटीजर। ठीक है जी। ओके, ये जो आप सेकंड लाइन में देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत छोटा फ्रैक्शन है या डेसिमल नंबर है। तो ये 0.00, अब जाहिर सी बात है कि इसको अगर आप लिखोगे तो बार बार लिखना मुश्किल काम है और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी हैं। तो इसका आसान तरीका क्या है कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो। तो ये किसके बराबर होगा, 4.92 × 10⁻⁷ सेकंड के बराबर होगा। ठीक है जी। और ये जो 10⁻⁻⁷ है ये बेसिकली क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है ना, तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 होता है, तो आमतौर पे इसको हम E-7 या E9 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 10 आप ना लिखें, आप आगे E9 लिखें, इसका मतलब यही होगा कि बेसिकली 10 की पावर 9 है या फिर 10 की पावर -7 है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है आसान सा। अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.37 × 10⁻⁶ मीटर। जो ज़मीन है वो क्या है, एक स्फीयर है। स्फीयर आपको पता है बॉल की तरह होता है, ठीक है, कुर्रा जिसे कहते हैं उर्दू में। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, अराउंड 6.37 × 10⁻⁶ मीटर है। व्हाट आर, आपने बताना है कि इसका सरकमफेरेंस इन किलोमीटर क्या है। ठीक है, ये बेसिकली यूनिट चेंजिंग का क्वेश्चन है। क्या आपने यूनिट को चेंज करना है फ्रॉम यानी कि हायर टू लोअर यूनिट्स में आपने कन्वर्ट करना है, फिर लोअर से हायर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मीटर से आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसके सरकमफेरेंस को किलोमीटर में। दिया हुआ क्या है आपको, आपको स्फीयर क्या रेडियस गिवन है मीटर में। तो इस रेडियस से जो कि मीटर में गिवन है, आपने क्या करना है, इसको यूज करते हुए आपने सरकमफेरेंस मेजर करना है अर्थ का। ठीक है, सरकमफेरेंस याद है किसी को क्या होता है? जी, anybody can explain what is the circumference of a sphere or a circle? सरकमफेरेंस उसको कहते हैं जो सर्कल का हाफ होता है सर। है सर्कल का हाफ? नो नो नो, पाई आर स्क्वायर उसका रेडियस और उसका। होता क्या है, फार्मूला नहीं पूछ रहा मैं।
जी। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है पता है? सरकमफेरेंस तो 2 पाई आर के जरिए निकालते हैं ना। जी, 2 पाई आर तो होता है, बट ये होता क्या है भाई? ये तो आपने फार्मूला बताया मुझे। पेरीमीटर पता है? अगर एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर, उसका पेरीमीटर क्या होगा? नहीं मालूम? चलें खैर, पेरीमीटर जो बेसिकली जो बाउंड्री होती है ना, उसकी लेंथ को कहते हैं हम। इसी तरह जो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है, वो भी सर्कल की जो बाउंड्री होती है, ठीक है, उसकी लेंथ, टोटल लेंथ होती है। अगर आप एक थ्रेड लें, उसको आप सर्कल, या जैसे आपके पास रबर बैंड होता है ना, ठीक है, अगर इसको आप तोड़ें, एक पॉइंट से तोड़ने के बाद इसको आप स्ट्रेट कर लें, जो लेंथ होगी ना इस रबर बैंड की, नॉर्मल लेंथ, वो इसका सरकमफेरेंस कहलाएगी या पेरीमीटर कहलाएगी। तो सर्कल में हम सरकमफेरेंस कहते हैं, यानी कि सर्कल ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, या कि उसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। और अगर ये कोई दूसरा पॉलीगोन टाइप का कोई शेप हो, तो वहाँ पे फिर ये पेरीमीटर कहलाता है। क्लियर है? ओके, तो हमें जो पहला काम करना है इसमें, हमें सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना है इन किलोमीटर्स, जबकि हमें गिवन क्या है, रेडियस मीटर में गिवन है। इट्स सरफेस एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, हमें इसका सरफेस एरिया भी निकालना है किलोमीटर में, और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इन क्यूबिक किलोमीटर में, ठीक है। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर स्क्वायर होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक किलोमीटर्स होती है, ठीक है, या क्यूबिक मीटर में इसको मेजर करते हैं। तो हमें ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें रेडियस गिवन है किस में, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, पहले इस रेडियस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी, किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द सरकमफेरेंस इन किलोमीटर्स। तो यहाँ जो आप इसका सॉल्यूशन देख रहे हो, इसमें आर ई से क्या मुराद है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, आर सबस्क्रिप्ट ई लिखा हुआ है, तो आर ई से मुराद क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, किसके बराबर है, 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। ये हमें गिवन है, ये मीटर में गिवन है। जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोमीटर में, तो हमें क्या करना होगा, इसको 10⁻³ किलोमीटर पर मीटर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों किया, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मीटर से हमें मीटर को ख़त्म करना है। तो जब इस मीटर को हम ख़त्म करेंगे, तो ऐसे तो नहीं कर सकते, और इसको हमने साइमल्टेनियसली कन्वर्ट भी करना है किसमें, किलोमीटर में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो सामने आप फैक्टर देख रहे हैं, जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। 10⁻³ किलोमीटर बेसिकली किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 मीटर जो है वो 0.001 किलोमीटर के बराबर है। या फिर आप ये कह लें कि ऊपर भी यहाँ पे 1 मीटर मौजूद है और नीचे भी क्या है, 1 मीटर है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से इस रेडियस ऑफ अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मीटर से मीटर कैंसिल हो सकता है, लेकिन चूंकि हमें इसकी यूनिट चेंज करनी थी, इसीलिए हमने क्या किया, ऊपर हमने किलोमीटर में रखा और नीचे हमने इसको मीटर ही रहने दिया। लेकिन जब हम ऊपर किलोमीटर रखेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो हमने 10⁻³ किलोमीटर लिखा, इसका मतलब क्या है कि ये 1 मीटर ही है, तो 1 मीटर से नीचे वाला मीटर कैंसिल हो सकता है, तो इससे इस रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो लेकिन हमने इसको लिखा किलोमीटर में, ताकि हम इसकी यूनिट कन्वर्ट कर सकें। तो अब क्या होगा, यहाँ पे नीचे मीटर है, यहाँ पर देखें किलोमीटर अपॉन मीटर है, तो ये वाला मीटर और जो रेडियस हमें गिवन था, ये वाला मीटर, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। तो 10⁻⁶ और 10⁻³ जब आपस में सॉल्व होगा, तो क्या मिलेगा आपको, 10⁻+3 मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, जी, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। आप दोबारा लॉग इन हो, बाकी लोगों को तो हो रही है, तो इसका मतलब मेरी तरफ से तो इशू नहीं है। ओके सर। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करें लीव करके, तो होपफुली हो जाएगी।
ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, तो क्या हुआ 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर को हमने मल्टीप्लाई किया 10⁻³ किलोमीटर पर मीटर से। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि हम इस मीटर को कन्वर्ट कर सकें किस में, किलोमीटर में। ठीक है, और ये जो कन्वर्जन के लिए हमने जो फैक्टर मल्टीप्लाई किया है, इससे इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10⁻³ किलोमीटर रह जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा जवाब में? 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर मिल जाएगा, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो चुका है। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा जी, तो मेरे कहने का मतलब ये वाला मीटर और ये वाला मीटर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा? ये 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ और 10⁻⁻3, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? 6 - 3 हो जाएगा, पावर्स आपस में ऐड होंगी। ठीक है ना, तो 10⁻³ मिल जाएगा हमें, तो 6.37 इंटू 10⁻³ किलोमीटर मिल जाएगा। ओके, तो ये हमने क्या किया? रेडियस पहले कन्वर्ट कर लिया किसमें? किलोमीटर में। अब हम क्या मालूम करते हैं? इसका पहला वाला पार्ट, सरकमफेरेंस इन किलोमीटर। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2πr के बराबर होता है, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या सरकमफेरेंस ऑफ स्फीयर, दोनों का फार्मूला सेम है, बिकॉज जो बाउंड्री होती है स्फीयर की वो बेसिकली सर्कल ही होती है। ठीक है, तो उसका सरकमफेरेंस सेम होगा जो कि एक नॉर्मल 2D सर्कल का होता है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द circumference of the circle. What we have done here, we need the value of pi and the value of re. ठीक है, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो पार्ट ए नीचे सॉल्व किया हुआ है इधर। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 2πre है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? re की जगह पर आपने वो वाली वैल्यू रख दी जो कि हमने किलोमीटर में मेजर करी थी, यानी कि यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया था ना, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो ये 2πre हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 × 10⁻⁴ किलोमीटर, यानी कि 40,000 किलोमीटर जो है बेसिकली सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ है। ठीक है जी, ओके। इसका बी पार्ट क्या है कि हमें इसका सरफेस एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर निकालना है, सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो सरफेस एरिया जो स्फेयर का होता है वो क्या होता है? 4πre² होता है। ठीक है, एक सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? πr²। ठीक है, वहां पे सरफेस एरिया नहीं होता सर्कल में, सर्कल में सिर्फ एरिया होता है। ठीक है जी, स्फीयर का सरफेस एरिया होगा, यानी कि उसने जितना क्या कहते हैं एरिया कवर किया हुआ होगा एटमॉस्फेयर में, वो सरफेस एरिया कहलाएगा। उसका फार्मूला क्या है? 4πre²। दिस इज द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। तो इसमें अगेन हमें 4 पता है, कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये हमें वैल्यू मालूम है इनकी 3.17, ये पुट कर देंगे आप। इसी तरह re² जो है, यहाँ पे re की जगह पर आप रेडियस ऑफ अर्थ जो हमने कैलकुलेट करा था 6.37 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, ये हम यहाँ पे अगेन पुट कर देंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो हमें जो जवाब मिलता है सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ का वो क्या मिलेगा? 5.10 इंटू 10⁻10 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट, हमें इसका वॉल्यूम इन क्यूबिक किलोमीटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये वॉल्यूम किसका है? स्फीयर का वॉल्यूम है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला क्या होता है? v इज इक्वल्स टू 4π/3 re²। तो यहाँ पे हमने वही फार्मूला लिखा हुआ है, v इज इक्वल्स टू 4π/3 re³। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ re की वैल्यू पुट करनी है जो हमने कैलकुलेट करी थी, तो यहाँ इसको हम पुट कर देते हैं। ठीक है, और हमें जवाब क्या मिलता है? 1.8 इंटू 10⁻12 किलोमीटर क्यूब। ठीक है जी, क्लियर? सबको आसान है बहुत ये तो। आगे चलें। जी आगे चलें। बोलो ना बेटा, आगे चलें। यस सर, यस सर। हाँ, जवाब दिया करें ताकि मुझे लगे कि आप लोग मौजूद हैं या चले गए। ठीक है, ओके। अच्छा जी,
Now, second question, assuming that water has a density of exactly 1 gram per centimeter cube. आपने assume कर लिया कि जो water है उसकी डेंसिटी क्या होता है भाई? कोई बताएगा what is density? Definition of density. किसी भी एलिमेंट की डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बताएं। कोई तो बताओ भाई, कुछ तो बोलो जी। किसी को नहीं पता? सर मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक वॉल्यूम में कितना मास है। जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास मौजूद होगा वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की डेंसिटी होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मीटर क्यूब आपके पास एक कंटेनर मौजूद है, उसमें आप क्या करते हो, पहले आप उसको फिल कर देते हो पानी से, ठीक है, और दूसरे 1 मीटर क्यूब को आप फिल कर देते हो किसी भारी चीज़ से, लाइक आप उसको आयरन से फिल कर देते हो। तो डेफिनेटली जो डेंसिटी आयरन की होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। सही है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होगा, वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद है उस सेम वॉल्यूम में, ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब पानी के लिए भी था, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम आयरन के लिए भी था, दोनों का सेम वॉल्यूम था। लेकिन भारी कौन सा होगा, आयरन वाला भारी होगा, बिकॉज उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा मौजूद होगा। ओके, तो assume that water has a density of exactly 1 gram per सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप अज्यूम कर लें कि जो वाटर उसकी डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द मास ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इन किलोग्राम्स। आपने क्या करना है, आपने मास कैलकुलेट करना है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर का किलोग्राम में, ठीक है। आपको डेंसिटी गिवन है, सही है, पानी की, और आपको क्या करना है, आपको मास कैलकुलेट करना है 1 क्यूबिक मीटर वाटर का किलोग्राम में, ठीक है। यानी कि आपको वॉल्यूम गिवन है 1 क्यूबिक मीटर, सही है जी। और आपने किलोग्राम में इसका मास कैलकुलेट करना है, आपको डेंसिटी पता है, ठीक है। ओके, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हमें डेंसिटी मालूम है, मास कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम भी पता है। बस फ़र्क किस चीज़ का है कि जो हमें डेंसिटी मालूम है, दिस डेंसिटी इज बेसिकली इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो हमसे पूछा गया है मास, वो किलोग्राम में पूछा गया है। तो अगर इस डेंसिटी को हम कन्वर्ट कर लें किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में, ठीक है, और फिर उसको यूज़ करते हुए हम क्या करें, हम मास कैलकुलेट करें, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एनीवेज, इसका जो बी पार्ट है उसमें क्या है, सपोज दैट इट टेक्स 10 आवर टू ड्रेन अ कंटेनर ऑफ 5700 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। आप सपोज कर लें कि एक कंटेनर है, या पर चलें पहले पहला पार्ट इसका कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये डेफिनेशन है डेंसिटी की, रॉ इज इक्वल्स टू एम ओवर वी। ये सिंबल किसका है, रॉ का है, ठीक है। तो ये डेंसिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं रॉ को। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वी सी दैट मास कैन बी कैलकुलेटेड एज एम इज इक्वल्स टू रॉ वी, ठीक है ना। अगर आपको मास कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा, वी को उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं ऊपर, तो ये रॉ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रॉ वी हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड इट्स डेंसिटी, तो ये क्या है, बेसिकली डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ वाटर का प्रोडक्ट है। अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो आपने इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा जी, 1 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 × 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम क्या होगा, 0.001 किलोग्राम के बराबर होगा। इसको आप 1 × 10⁻³ किलोग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया 1 ग्राम का। लेकिन जो क्या कहते हैं सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर उसको हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फिर कैसे करेंगे। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सही है जी। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्या होगा, 0.01 मीटर के बराबर होगा, या फिर 1 × 10⁻² मीटर के बराबर होगा। तो अगर हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, मीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें सेंटीमीटर को मीटर से रिप्लेस करते हुए साथ में मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻² से, यानी कि 1 को हमने डिवाइड किया है 100 से बेसिकली। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये कहने का मतलब ये सर है ये कि वाली जी देखें 100 सर ये वाली सेंटीमीटर, बात हाँ मैं वही बता रहा हूँ, 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर क्या होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, कितने मीटर के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, और ये जो 1/100 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/10⁻100 की किसके बराबर होगा, 10⁻²। ठीक है, और ये मीटर हो गया। और जब इस 10⁻² को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। ठीक है जी, अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर की पावर क्या है, 3 है। तो ये किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, ये लिखा हुआ है ना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻²। तो इस सेंटीमीटर को हम क्या कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, इससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इसके बराबर होता है, और इसकी होल पावर हम क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। ठीक है जी, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, बेसिकली 1 × 10⁻⁻² मीटर की होल पावर क्यूब, ये इसके बराबर है। और चूंकि पावर के ऊपर पावर है तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², यानी कि -6 मीटर के बराबर हो जाएगा, मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है जी, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज बेसिकली इक्वल टू 1 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। समझ आई अब? यस सर। ओके, ठीक है जी, तो ये हमने सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, मीन्स हमने अभी वॉल्यूम कन्वर्ट किया फ्रॉम सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम डेंसिटी इसका कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो 1 ग्राम है इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या लिखा हुआ है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है जी, तो हमने इसको पहले क्या किया, पहले हमने इस ग्राम को चेंज किया है किसमें, किलोग्राम में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ में इसके किलोग्राम लगा देंगे, और फिर डिवाइड भी किससे कर देंगे, ग्राम से कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है, इसको हमने क्यों किया है ऐसा? जी, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि हमने क्यों किया है? सर ये ग्राम को किलोग्राम में करना था। जी, इससे क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है? यस सर। देखें ये क्या लिखा हुआ है, 1 ग्राम। ठीक है, ये बराबर किसके होगा, यस सर। हमें चाहिए किसके, किलोग्राम के बराबर चाहिए ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे किलोग्राम लिखते हैं। ठीक है, और नीचे हम क्या लिखते हैं, ग्राम। सही है जी, और ये क्या है, 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, किलोग्राम पर ग्राम से, क्यों, ताकि ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाए,
और क्या बच जाए, किलोग्राम बच जाए। लेकिन हम इसको डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए होगी। ठीक है, कोई फैक्टर हमें चाहिए होगा इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो वो क्या हो सकता है, वो ऐसा फैक्टर होगा जिससे इसकी सेहत पे कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि देखें, ये बराबर किसके होगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 ग्राम, और इसको अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर भी ग्राम और नीचे भी ग्राम। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ग्राम पर ग्राम से, तो कोई फर्क पड़ेगा इसकी सेहत पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो सकता है, सही। तो हमने क्या किया, इस 1 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना था किलोग्राम में, तो हमने क्या किया, इसको ग्राम से मल्टीप्लाई भी किया, ग्राम से डिवाइड भी कर दिया। अब हमें पता है कि जो 1 ग्राम होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, देखें, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और ये 1000 का मतलब क्या, 10⁻3, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है जी, यानी कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। तो इसको उठा के हम क्या करेंगे, इस जी की जगह पर पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम। ठीक है, तो इस ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, और 1 ग्राम किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 10⁻³ किलोग्राम के। ठीक है, क्लियर है बात। तो हमने क्या किया, ग्राम को कन्वर्ट कर लिया किसमें, किलोग्राम में। तो यही काम जो है यहाँ पर किया गया है कि इसको हमने 10⁻³ किलोग्राम से मल्टीप्लाई भी किया, और फिर डिवाइड किससे कर दिया, ग्राम से, बिकॉज बोथ आर बेसिकली ग्राम, न्यूमरेटर भी ग्राम है और ये भी ग्राम है। तो यहाँ पर इससे आसानी क्या हुई कि ये जो ग्राम है और ये ग्राम आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों ग्राम कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये वाला ग्राम और ये वाला ग्राम आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ किलोग्राम रह जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले स्टेप में इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किया। जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब से कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 से इसको मीटर क्यूब से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखें सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है जी, अभी आपने यहाँ देखा था ना, मैंने बताया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ 3 नहीं बेटा, 2। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 का मतलब 10⁻², ये ऊपर जाके 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको क्यूब लगाएंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो हम बोथ साइड्स पे क्यूब अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, और क्यूब, तो यही 10⁻⁻6 मीटर क्यूब जो है वो यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, किसके बराबर है ये, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो देखें, ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब है और नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब ही था, लेकिन इसको आपने लिखा किसमें, मीटर क्यूब की फॉर्म में लिखा है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच क्या जाएगा, मीटर क्यूब रह जाएगा नीचे। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट कर लिया किसको, ग्राम को किलोग्राम में और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में। ठीक है, तो आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग हमें क्या मिल जाएगा, 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वजह क्या है, ये 10⁻³ और ये 10⁻6 है।
ठीक है, तो इस 10⁻³ को आप नीचे लेके आ जाओ या इसको ऊपर लेके चले जाओ, बात एक ही है। इसको ऊपर लेके जाएंगे हम तो 10⁻6 बन जाएगा ये, और 10⁻6 मल्टीप्लाई किससे हो रहा होगा, 10⁻3 से, तो -3 और +6 3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमें डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में वाटर की ये मिल जाएगी। क्लियर है? ठीक है जी, तो ये हमें क्या मिल गया, डेंसिटी मिल गई, और ये हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में से हमने कन्वर्ट कर लिया। इट वुड बी बेटर कि क्लासेस जो हैं ये यूनिवर्सिटी में हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद, यानी कि 10 मुहर्रम के बाद, 9-10 के बाद क्लासेस जो होंगी वो यहाँ पर होंगी। तो खैर, टू ऑब्टेन द फ्लो रेट, एक सेकंड, शायद किसी की कॉल आ रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी। अच्छा, ये सपोज दैट इट टेक्स 10 आवर टू ड्रेन अ कंटेनर ऑफ 5700 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास फ्लो रेट। ठीक है, अगर हम अज्यूम कर लें कि हमें 10 घंटे लगते हैं एक कंटेनर को ड्रेन करने में, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना होगा, 5700 मीटर क्यूब होगा, यानी कि एक कंटेनर है जिसमें 5700 मीटर क्यूब वाटर उसमें मौजूद है, और उसको जब हम खाली करते हैं तो उसमें कितना टाइम खर्च होता है, 10 आवर उसमें टाइम कंज्यूम होता है। व्हाट इज़ द मास फ्लो रेट, आपको क्या निकालना है, मास फ्लो रेट निकालना है इन किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ वाटर फ्रॉम द कंटेनर। ठीक है, तो आपको जो है इसका मास फ्लो रेट निकालना होगा इन किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ वाटर। ठीक है जी, मास फ्लो रेट का मतलब पर सेकंड कितना मास उस कंटेनर में से निकल रहा होगा, मास मींस इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। ठीक है, तो कितने किलोग्राम वाटर जो होगा वो उस कंटेनर से निकल रहा होगा 1 सेकंड में, अगर उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 5700 मीटर क्यूब है, और उसको खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है। ओके जी, तो आपको पता है कि जो मास है वो किसके बराबर होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास उसके बराबर हो जाएगा रो इनटू वी के। ठीक है, हमें रॉ पता है, रॉ हमने निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम पर मीटर क्यूब के, दिस इज रॉ। तो इस रॉ को आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम कंटेनर का कितना है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, 5700 मीटर क्यूब। तो वी की जगह पर आप क्या करोगे, इस वॉल्यूम को उठा के प्लेस कर दोगे। ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मास जो कि उससे ड्रेन होगा या फिर जो कंटेनर में मौजूद होगा। सही है जी, हमें टोटल क्या मिल जाएगा, हमें टोटल मास मिल जाएगा। सो द टोटल मास इनसाइड द कंटेनर इज 5.7 इंटू 10⁻6 किलोग्राम। ठीक है जी, वो कंटेनर जिसका वॉल्यूम कितना है, 5700 मीटर क्यूब है, उसमें से अगर पर सेकंड जो फ्लो रेट होगा, ठीक है ना, जो 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 उसकी जो डेंसिटी है उसके अंदर जो भी चीज़ मौजूद है, ठीक है, वो कितना है, 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, दिस इज द डेंसिटी, दिस इज द वॉल्यूम, एंड वी हैव कैलकुलेटेड द मास ऑफ दैट कंटेनर, जो कि कितना आया है, 5.70 10⁻6 किलोग्राम आ गया है। ठीक है, तो अब अगर ये वाला मास उससे बाहर निकलता है तो पर सेकंड क्या ड्यूरेशन होगा। तो आपको यहाँ पे गिवन है कि 10 आवर में ये पूरा पूरा एम्प्टी हो जाता है, यानी कि ये वॉल्यूम जो है ये खाली हो जाता है। तो इसका मतलब टाइम इज इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, आवर में गिवन है, जबकि यहाँ पर आपको जो मास फ्लो रेट निकालना है किस में निकालना है, किलोग्राम पर सेकंड में निकालना है। ठीक है, हमें 10 आवर में गिवन है, तो इस आवर को हमें क्या करना होगा, पहले सेकंड्स में कन्वर्ट होगा, यानी कि 10 घंटे को हमें पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो किलोग्राम तो हमने कन्वर्ट कर लिया था, हमें अब सिर्फ आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू हमें कितना गिवन है, 10 आवर गिवन है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3600 सेकंड पर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस जब ये करेंगे तो हमें आवर से आवर कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, 36,000
सेकंड, यानी कि 10 घंटे में जो सेकंड बनते हैं वो कितने बनते हैं? 36,000 बनते हैं। तो इसको अगर आप साइंटिफिक फॉर्म में लिखें तो 3.6 इंटू 10⁻⁴ सेकंड्स आ जाएगा। इसका मतलब ये टोटल टाइम है जो कि उस टैंक को खाली होने में लगता है, यानी कि 10 घंटे इतने सेकंड्स के बराबर हैं। अच्छा, 10 घंटों में जो मास निकल रहा है उससे, ठीक है, उस कंटेनर से जो निकलेगा वो कितना होगा? 5.70 10⁶ किलोग्राम। तो अगर हम रेट मालूम करना चाहेंगे, ठीक है ना, कि किस रेट से ये मास उस कंटेनर से बाहर आ रहा है, तो सिंपली क्या होगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल मास कितना हमने कैलकुलेट किया है? 5.70 इंटू 10⁶ किलोग्राम, वो हम मास की जगह पे पुट कर देंगे, डिवाइड बाय टाइम। तो टोटल टाइम कितना खर्च हो रहा है खाली होने में? 3.6 इंटू 10⁴ सेकेंड। दोनों को आप डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 158 किलोग्राम पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में उस कंटेनर में से 158 किलोग्राम पानी या जो भी चीज़ उसके अंदर मौजूद है वो उसमें से बाहर आ रहा है। ठीक है जी। सो दिस इज द मास फ्लो रेट इन किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम फ्लो का रेट मालूम करना चाहें, ये तो किलोग्राम के हिसाब से था, ठीक है, लेकिन उसमें से कितना वॉल्यूम पर सेकंड खाली हो रहा है, तो सिंपली आप टोटल वॉल्यूम को डिवाइड किससे कर दोगे? टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे। तो टोटल वॉल्यूम तो हमें गिवन था 5700 मीटर क्यूब, सिंपली आपने इसको वी की जगह पे पुट कर देना है। और टोटल टाइम हमने कितना कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ सेकेंड? 3.6 इंटू 10⁴ सेकेंड। तो इसको हमने अगेन डिवाइड कर देना है इससे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? रेट मिल जाएगा, रेट ऑफ फ्लो, बट विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड टाइम। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम पर सेकंड या कितना क्यूबिक मीटर पर सेकंड में निकल रहा है। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़ सबको? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। यस सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक किसी से? नो सर। ओके, गुड। ठीक है जी, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरर्स इन फिजिक्स। ठीक है जी, हम जब भी किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो चांसेस क्या होते हैं कि वो जो मेजरमेंट होगी वो एक्यूरेट नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ एरर मौजूद हो सकता है। ठीक है, 100% एक्यूरेसी शायद अचीव नहीं हो पाए। ठीक है जी, तो all measurements of physical quantities are uncertain and imprecise to some limit। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की आप जब भी मेजरमेंट करते हो तो हमेशा क्या होता है? हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है, या फिर वो इम्प्रिसाइज होता है एक हद तक। ठीक है जी, तो जो सोर्सेज ऑफ एरर हैं, यानी कि जो चांसेस होते हैं एरर के या जो ज़राए हैं एरर के, ठीक है ना, वो क्या हो सकते हैं? वो आमतौर पे 3 सोर्सेज होती हैं। जो सबसे पहली सोर्स ऑफ एरर होती है फिजिक्स में या मेजरमेंट में, वो क्या होती है? नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। कि जो शख्स मेजरमेंट कर रहा होगा उसकी मेजरमेंट का पिछला एक्सपीरियंस ज़्यादा ना हो, ठीक है, या वो नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस शो कर रहा हो, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन ना हो, तो वो मिस्टेक करेगा डेफिनेटली। ठीक है ना, अगर वो ठीक से मेजरमेंट नहीं कर पा रहा फॉर एनी रीज़न, तो डेफिनेटली जो मेजरमेंट होगी आपकी उसमें एरर आएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? कि जो एपरेटस आप इस्तेमाल कर रहे हो फॉर द मेजरमेंट पर्पस, उसमें कुछ फॉल्ट मौजूद हो, वो फॉल्टी एपरेटस हो। ठीक है, और जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो क्या है? कि इन एप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, यानी कि जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, वो इन एप्रोप्रिएट है, वो ठीक नहीं है उस मेजरमेंट के लिए। ठीक है, वो गलत तरीका आप यूज़ कर रहे हो। अच्छा जी, तो these were the 3 possible sources of error। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटीज। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी, के एरर और अनसर्टेनिटी इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, एरर और अनसर्टेनिटी। ठीक है, एरर का मतलब क्या होता है? कि जो भी मेजरमेंट आपने परफॉर्म करी
उस मेजरमेंट का जो रिजल्ट आया या जो आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करी, उस कैलकुलेशन के नतीजे में जो आपके पास वैल्यू आई, उस वैल्यू में और जो एक्चुअल वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि एक्चुअल वैल्यू जो कि आनी चाहिए थी या जो एक्यूरेट वैल्यू थी, ठीक है, जो एक्यूरेट रिजल्ट था जो कि आपके पास आना चाहिए था, वो नहीं आता। जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो या जब आप मेजरमेंट परफॉर्म करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो उससे डेविएट कर रही है। ठीक है, तो जो मेजर्ड वैल्यू है या जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें और एक्चुअल वैल्यू में दोनों में कितना डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस होगा बेसिकली ये क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट टर्म है ये। उसको आप किस तरह से डिफाइन करते हो, उसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि लेट सपोज आप जो है वो मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हैं टू एस्टिमेट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, आपने क्या किया, आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं टू मेजर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कि ज़मीन की जो यानी कि जो खींचने की कुव्वत है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी में, वो क्या होता है, उसके लिए आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। अच्छा, अब होता क्या है कि आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं डेफिनेटली वो एक रिजल्ट नहीं होगा, वो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे हर एक्सपेरिमेंट में। हो सकता है कोई रिपीट भी हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस लाजमी सी बात है कि आपके पास अकर होगा। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है ना, तो वो आती है आपके पास लेट सपोज 9.9 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आती है आपके पास, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आती है। यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ की रेंज में आपके पास अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी मेजरमेंट्स आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये दोनों रेंजेस आ गई। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों वैल्यूज़ का मतलब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड का। यानी कि अगर 9.9 मीटर पर सेकंड है तो इसमें अगर आप प्लस 0.1 कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसमें अगर आप माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, 9.9 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो आपका रिजल्ट है वो इस रेंज के दरमियान आएगा, यानी कि जो आपके पास अनसर्टेनिटी है उसकी रेंज क्या हो गई, प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड का हो गया, सेकंड स्क्वायर का हो गया। क्लियर है ये बात। तो ये जो रेंज आपके पास आई, दिस इज बेसिकली द अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसमें जो एक्चुअल वाली वैल्यू थी ना, या जो एक्यूरेट वैल्यू थी, उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि एक्यूरेट कितना है, नहीं, या एक्यूरेसी या एक्यूरेट वैल्यू में और जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें डिफरेंस कितना है, ये वो नहीं है। दैट वाज बेसिकली एरर, कि कितना एरर था। अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये बेसिकली जब आप मेजरमेंट्स परफॉर्म करते हो तो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जो आपके पास बाउंड्रीज आ जाती है ना, उस बाउंड्री की रेंज में आपके एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यू आ रही है या आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो रेंज होगी ये क्या कहलाएगी, अनसर्टेनिटी रेंज कहलाएगा, या फिर अनसर्टेनिटी कहलाएगा इन टर्म्स ऑफ प्लस एंड माइनस। अगर आप हायर वैल्यू देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर आप माइनस करोगे अनसर्टेनिटी का ड्यूरेशन तो आपको नीचे वाली वैल्यू मिल जाएगी। नीचे वाली में अगर आप एडअप करोगे भाई सेम वैल्यू अनसर्टेनिटी, तो फिर आपको अपर लिमिट मिल जाएगी। ठीक है जी, इफ़ वी आर लकी देन देयर मे बी एन एक्सेप्टेड वैल्यू, और अगर खुशकिस्मत हुए हम तो हो सकता है कि जो एक्सेप्टेड वैल्यू होगी उनकी दुनिया में, जो एक्सेप्टेड क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू क्या है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेप्टेड एंड इट लाइज विद इन दिस रेंज। ठीक है, जो अनसर्टेनिटी की रेंज है हमारे पास 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक, इस रेंज में हमारे पास क्या मौजूद है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मौजूद है। खुशकिस्मती से दिस एक्यूरेट वैल्यू लाइज विद इन द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, if the accepted value lies within our range of uncertainty then we have performed a good experiment। और अगर हमारे एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो अनसर्टेनिटी की रेंज आई है
उसके दरमियान अगर कहीं लाए करती है एक्चुअल वैल्यू, तो इसका मतलब हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो अच्छे थे। इसमें एक और बात ये भी है कि एक्सपेरिमेंट सही तरीके से अगर किया होगा तो जो अनसर्टेनिटी की रेंज होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। जितना कम रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी होगा उतना ही बेहतर क्या होगा, हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। शर्त क्या है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी उसी अनसर्टेनिटी की रेंज में शामिल हो, उसके अंदर लाए करें। क्लियर है ये बात? Yes, sir. ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आगे चलें। यस Yes. ओके, अच्छा जी, टाइप्स ऑफ एरर्स इन फिजिक्स। ठीक है, अब जो फिजिक्स में एरर्स आते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो उनमें से कुछ टाइप्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है। उसमें सबसे पहले जो टाइप है दैट इज़ बेसिकली द रैंडम एरर। ठीक है, अब रैंडम एरर का मतलब क्या है, वो एरर जो कि रैंडमली आ जाए, किसी भी वजह से आ सके, आ जाए। ठीक है, तो ये रैंडम एरर कहलाता है। रैंडम एरर इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन। है कि आपने कंडीशंस तो सेम रखी हुई हैं मेजरमेंट की, लेकिन आपके पास हर दफ़ा क्या हो रहा है, जो मेजरमेंट का रिजल्ट है वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई ना कोई एरर शामिल है, जब भी तो आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो रैंडमली चेंज हो रहे हैं। तो जो रैंडम वेरिएशन होगा मेजरमेंट की रिजल्ट्स में, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ सम रैंडम एरर। ठीक है, जो रीज़न है रैंडम एरर के वो क्या हो सकते हैं, वो अननोन हो सकते हैं, आपको नहीं पता कि वो किस वजह से आ रहे हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है रैंडम एरर। अगर आपको मालूम हो जाए तो फिर वो रैंडम नहीं होगा, फिर वो फिक्स होगा, फिर आपको उसकी रीज़न पता है। ठीक है जी। हाउ कैन वी रिड्यूस रैंडम एरर, हम रैंडम एरर को रिमूव किस तरह से कर सकते हैं? इसका एक ही तरीका है, जिस तरह से हम रिमूव तो नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम एरर रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हम बढ़ा देंगे। जितनी नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हम बढ़ाएंगे और फिर उनका एवरेज लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट के करीब करीब होगा। सो द वे टू रिड्यूस द रैंडम एरर इज टू टेक मल्टीपल और सेवरल रीडिंग्स और इज टू टेक सेवरल मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। एक ही चीज़ को अगर हम बार बार मेजर करें तो हर दफ़ा उसमें कुछ ना कुछ एरर शामिल होगा बिकॉज ऑफ रैंडमनेस। लेकिन जब आप बहुत सारी मेजरमेंट्स परफॉर्म कर लोगे और फिर उनका एवरेज लोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी क्लोजर और क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, द सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज सिस्टमेटिक एरर। Systematic error occurs when all the measurements of physical quantities are affected equally. ठीक है, रैंडम में इक्वल वेरिएशन नहीं थी, लेकिन अगर आपके पास जो चेंजेस आती हैं या जो एरर होता है वो सेम वैल्यू से इफेक्ट हो रहा है, यानी कि एक ही वैल्यू का बार बार फर्क आ रहा है, तो इसका मतलब अब आपका जो सिस्टम है उसमें कोई पर्टिकुलर डिफेक्ट या फिर कोई फिक्स्ड डिफेक्ट उसमें मौजूद है। ठीक है, जब भी आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट है उसमें सेम एरर बार बार आ रहा है, यानी कि सेम डिस्टेंस मुस्तकिल मौजूद है, या कंसिस्टेंटली जो डिफरेंस है रीडिंग का वो सेम आ रहा है। सो नाउ द एरर विल बी कॉल्ड एज सिस्टमेटिक एरर। और इसकी रीज़न क्या हो सकती हैं, ज़ीरो एरर हो सकता है इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब मुझे कोई बता सकता है ज़ीरो एरर से मुराद क्या है? जी, ज़ीरो एरर। एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज ज़ीरो एरर? आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया होगा मैट्रिक में और स्क्रू गेज इस्तेमाल किया होगा, उसमें सबसे पहले आप ज़ीरो एरर चेक किया करते थे कि जो इंस्ट्रूमेंट आप लेंथ मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या डायमीटर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कहीं ज़ीरो एरर तो मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आपको कोई ना कोई मेजरमेंट शो हो रही हो, वो ज़ीरो ना हो, वो ज़ीरो से या तो प्लस में वैल्यू शो कर रहा है फिर माइनस में शो कर रहा हो, तो ये क्या कहलाता है, ज़ीरो एरर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आटा या कोई, चलें आपने आटा मेजर करना है कि आटे का जो मास है वो कितना है, तो आपने जब उसको तराजू पे जब आप रख रहे होंगे, रखने से पहले आपने चेक किया कि वो ऑलरेडी जो उसका निडल है
या जो उसका डिस्प्ले है वो शो कर रहा है 2.1 ग्राम। अब आपने कुछ नहीं रखा हुआ उस बैलेंस पे, लेकिन स्टिल द बैलेंस इज शोइंग 2.1 ग्राम। इसका मतलब दिस 2.1 ग्राम इज बेसिकली द जीरो एरर। और जब उस पर आप 1 किलोग्राम रखेंगे तो वो बैलेंस क्या शो करेगा, 1.21 ग्राम। सॉरी, कितना मैंने कहा था, 2.1 ग्राम ना। तो ये बन जाएगा कितना, 1 किलोग्राम प्लस 2.1 ग्राम आपको शो कर रहा होगा वो। ठीक है, तो जब भी आप कोई मेजरमेंट करोगे उसमें वो 2.1 ग्राम मुस्तकिल मौजूद होगा। तो ये बेसिकली क्या है, जीरो एरर है, यानी कि ये आपका जो सिस्टम था या जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये उसमें मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब कैलिब्रेशन क्या होती है, कैलिब्रेशन में आप क्या करते हो, एक इंस्ट्रूमेंट को आप कैलिब्रेट करते हो या उसको आप कंपेयर करते हो विद सम स्टैंडर्ड वैल्यू या विद सम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आप इंस्ट्रूमेंट की आप एक्यूरेसी जो है ना वो ठीक करते हो। अब अगर इंस्ट्रूमेंट की जो कैलिब्रेशन है या जो उसकी एक्यूरेसी है वो ही ठीक नहीं है, उसमें ज़ीरो एरर नहीं है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है, स्टार्टिंग में वो ज़ीरो ही शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप मेजरमेंट स्टार्ट करते हो तो फिर क्या होता है, उसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, वो डिफरेंट आपको क्या कहते हैं रीडिंग शो करता है अगर आप उसको किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट पे रख के आप मेजर करो उसके मुकाबले में, तो इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ठीक से कैलिब्रेट नहीं है। सही है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। For example, in a lab, you are given a block of aluminum. You measure the dimensions of the block and its displacement in a container of a known volume of water. You calculate the density of the block of aluminum to be 2.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट कर लें, आपको लैब में एल्युमिनियम का ब्लॉक दिया गया, आपने उसकी डायमेंशन जो है वो मेजर करी कि उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ठीक है, थिकनेस क्या है, डेप्थ क्या है, वॉट। और ये जो अल्मुनियम है ये पानी में कितनी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना पानी डिस्प्लेस करता है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो उस वॉल्यूम ऑफ वाटर का डिस्प्लेस करने के बाद आपने क्या किया, इसकी आपने डेंसिटी कैलकुलेट करी, जो कितनी आई, 2.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आई। दिस इज द डेंसिटी ऑफ दैट अल्मुनियम ब्लॉक। ठीक है, इसको आपने मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया, पानी को इस्तेमाल किया, यानी कि पानी को डिस्प्लेस किया फॉर द इक्वल वॉल्यूम और फिर इसको आपने मेजर कर लिया। तो आपके पास कितना डेंसिटी आई, 2.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। You look up the density of the block of aluminum at room temperature and find it to be 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और फिर आपने इसी एलुमिनियम ब्लॉक को रूम टेम्परेचर पे आपने दोबारा इसका डेंसिटी कैलकुलेट करी या मेजर की, वो कितनी आई, 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आई। आपको इसको क्या करना है, इसका परसेंटेज एरर आपने कैलकुलेट करना है कि इसमें परसेंटेज एरर क्या थी। तो देखें इसमें जो करेक्ट मेजरमेंट है वो कौन सी वाली है, जो कि आपने रूम टेम्परेचर या फिर रूम कंडीशंस में आपने मेजर किया, जो कि 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दिस इज बेसिकली द एक्चुअल वैल्यू। और वो वाली वैल्यू जो कि आपकी एरर वाली है वो कितनी है, 2.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही है, तो हमें क्या निकालना है, हमें परसेंटेज एरर निकालना है। तो जब भी आप एरर निकालते हो तो हमेशा विद रेस्पेक्ट टू एक्चुअल या फिर करेक्ट वैल्यू निकालते, यानी करेक्ट वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है, कितना फर्क है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने पहले डिफरेंस लेना होगा, यानी कि आपने पहले एरर निकालना है। तो आपको याद होगा जब हम एरर डिस्कस कर रहे थे तो एरर का मतलब क्या था कि मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू या फिर एक्यूरेट वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस। तो पहले आपने क्या लेना होगा, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू, जो कि बेसिकली 2.68 माइनस 2.70 कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें क्या मिल गया, -0.02 मिल गया। ठीक है, दिस इज बेसिकली द एरर। ठीक है, यानी कि 0.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे पास कम मेजरमेंट आई है जब हमने इसको पानी में किया, और जब इसको ओपन एयर में किया नॉर्मल कंडीशन में तो 2.7 आया। ठीक है जी, तो अब इसमें आप माइनस की साइन लगाएं ना लगाएं उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने फिर क्या है, साइन को इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। तो
हमने क्या निकाल लिया, हमने एरर निकाल लिया। दिस इज बेसिकली द एरर, ये जो -0.02 आया है दिस इज द एरर, ये फर्क था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या कहा कि जब हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू द एक्चुअल या फिर एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है वो कौन सी है, 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम इस एरर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 2.70 से। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, 0.007407 इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, 0.074%। ठीक है, तो ये जो 0.074% है दिस इज बेसिकली द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। ठीक है, हमने पानी में मेजरमेंट किया पानी के जरिए, और फिर हमने ओपन एयर में किया। जो एरर आया वो कितना आया, -0.02 आया। परसेंटेज निकालने के लिए इस एरर को हम डिवाइड करेंगे किससे, एक्चुअल वैल्यू से या फिर एक्यूरेट वैल्यू से। और एक्यूरेट वैल्यू कौन सी थी, जो कि एयर में थी। ठीक है, तो उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया और फिर 100% से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। ओके, मेरा ख्याल है आज यहीं तक रहने दें। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये फिर हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इज इट ओके? हाँ जी, इज इट ओके और शुड वी कंटिन्यू टिल 3:30? अगली बार कर लेंगे सर, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ठीक है, चले मैं इसको जो है ये रिकॉर्डिंग मैं बैंड कर रहा हूँ, सही है? तो इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को ईमेल कर दूंगा, बाकी MS टीम का भी मैं लिंक आपको ईमेल कर दूंगा सबको, ताकि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्लास में सारे हों मौजूद। ठीक है जी, अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई ऑब्जर्वेशन हो या कोई बात हो कुछ भी, तो आप मुझे बता सकते हैं अभी। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर LMS पे अपलोड नहीं कर सकते क्या? LMS पे कैसे अपलोड होगा भाई? LMS पे जो साइज़ होती है ना फाइल की, वो होती है तकरीबन 15 MB 20 MB से ऊपर नहीं होता। हाँ, वहाँ पे लिंक डाल सकता हूँ मैं बस। वही सर, लिंक डाल देगा बस। ठीक है, अच्छा, समझ में आया है आप लोगों को, ये बताइए मुझे। यस सर। हाँ जी, शेयर हो जाएगा। ठीक है, चलें, ओके। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप का मुझे कोई मैसेज कर रहा है, हाँ ठीक है, मैं वो भी ईमेल में जो है ना मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, सही है, दोबारा। इंशाल्लाह। अल्लाह ओके, हाफ़िज़। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।